जंग के मैदान में दुश्मन ऊंचाई पर हो तो उससे पार पाना मुश्किल होता है। दुश्मन की गोली आसानी से नीचे चल रही फौज को निशाना बना लेती है, लेकिन जमीन पर मौजूद सेना के लिए सबसे मुश्किल होता है ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को ढूंढकर उस पर निशाना लगाना। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच ये बात हर कोई एग्री करता है, लेकिन दोस्तों जंग में सेना का हौसला हर एक फॉर्मूला बदल देता है। इस बात को भी झूठा साबित किया गया था आज से 25 साल पहले इंडियन आर्मी ने किया था। पाकिस्तान जब कारगिल में ऊंचाई पर बैठ गया था तब भारत की सेना ने उनके नापाक इरादों को धूल में मिला दिया था। आज तारीख है 26 जुलाई और आज से 25 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को हराकर ऑपरेशन विजय को कामयाब किया था। क्यों हुई थी ये जंग? पाकिस्तान ने कैसे भारतीय सेना को मुश्किल में डाल दिया था? जानने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 3 मई 1999 की बात है। लेह के बटालिक सेक्टर में रहने वाले ताशी नामग्याल अपने याक को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आए थे। तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। ऊंची पहाड़ियों में बर्फ के बीच पठानी सूट पहने कुछ लोग खुदाई करके बंकर बना रहे थे। उनके पास हथियार थे। नामग्याल और उनके साथियों ने नीचे उतरकर ये बात नजदीक की इंडियन आर्मी पोस्ट तक पहुंचाई। आर्मी की एक टीम हालात का जायजा लेने पहुंची, लेकिन वहां उन्हें भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले सबको लगा था कि ये कोई बड़ी घुसपैठ है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घुसपैठ जंग में बदल गई। अब दोस्तों सवाल आता है कि कारगिल में पाकिस्तान कब्जा क्यों करना चाहता था? इस बात का जवाब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा साल 1984 में। इस साल भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने भी सियाचिन पर कब्जा करना चाहा था और इसके लिए उसने अपना ऑपरेशन अबाबील भी चलाया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए 13 अप्रैल 1984 के दिन इस जगह पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान की बड़ी हार थी और वो एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ कारगिल पर कब्जा करना चाहते थे। अब आप पूछोगे कि सियाचिन अलग है और कारगिल अलग है, तो कारगिल को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों कारगिल वो जगह थी जहां से बैठकर पाकिस्तान की आर्मी आराम से निशाना लगा सकती थी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे पर। इस हाईवे का नाम है NH-1D। ये हाईवे सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ लाइन थी। पाकिस्तान का प्लान था कि NH-1D को किसी तरह से काट कर उसे कंट्रोल में ले ले, जिससे कि लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए जो रसद जाती है उसे ना पहुंचने दिया जाए और मजबूरी में भारत को सियाचिन छोड़ना पड़े। इसके लिए वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिसे समझने के लिए आप एक कहावत का सहारा ले सकते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। ये मैं क्यों कह रहा हूं अगले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत की सेनाओं को अपने अपने कब्जा किए हुए जगहों को छोड़ना था। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर डिक्लेयर हुआ। यह भी कहा गया कि दोनों देश इस लाइन को तोड़ेंगे नहीं। इसी बीच साल आता है 1998, जब दोनों देशों ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। फिर 1999 में दोनों देशों के बीच में लाहौर समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी समझौते में पीपुल टू पीपुल कनेक्ट के वादे भी किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ाई जा सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों, लेकिन ये तो कहावत का पहला हिस्सा है, यानी मुंह में राम वाला हिस्सा। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने मुंह में राम रखकर बगल में छुरी कैसे घोंपी। जिस वक्त ये सारी बातचीत हो रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने सर्दियों में सियाचिन के पास खाली पड़े पहाड़ों पर अपनी टुकड़ी बिठा दी। ये काम इतने सीक्रेट ढंग से किया गया कि ना तो इंडियन आर्मी को और ना ही इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इसकी खबर हुई। साल 2019 में BBC को एक इंटरव्यू में एक्स फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने बताया था कि उनके एक दोस्त सेना के हेडक्वार्टर में काम करते थे। उन्होंने मानवेंद्र से मुलाकात की और बताया कि पूरी पलटन को हेलीकॉप्टर में भेजा गया है, यानी कि कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है बॉर्डर पे। ये बात मानवेंद्र ने अपने फादर जसवंत सिंह को बताई। तब जसवंत सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को इसकी खबर दी। फर्नांडिस तब रशिया जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग को कैंसिल करके इस ओर अर्जेंटली ध्यान देना शुरू किया। इंटरेस्टिंग बात यह थी दोस्तों कि उस समय इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक भी पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर थे। वहां उनको इसकी पहली खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं मिली,
बल्कि वहां के जो भारतीय राजदूत थे उनके जरिए मिली। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हरचरणजीत सिंह पनाग ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानियों का जो प्लान था वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। इस तरह पाकिस्तान मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर चल रहा था। ठीक इसी टाइम पर दुनिया ने पाकिस्तान आर्मी की वो नीचता भी देखी दोस्तों, जो मानवता को शर्मसार कर देती है। 15 मई को इंडियन आर्मी के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी द्रास के पास कास्कर में पेट्रोलिंग के लिए निकले। उन्हें बजरंग पोस्ट तक जाना था, जिसे सर्दियों में खाली कर दिया जाता था। ये दोनों तरफ का एग्रीमेंट होता था। कैप्टन कालिया जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पर पाकिस्तानियों ने अटैक करके सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को बंदी बना लिया। फिर 15 मई से लेकर 7 जून तक कैप्टन कालिया और उनके साथियों को कैद में रखा गया। बाद में उनकी डेड बॉडी वापस आई भारत। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके साथ हैवानों जैसा ट्रीट किया गया था। कैप्टन कालिया के जिस्म पर सिगरेट के दाग थे। उन्हें कई तरीकों से टॉर्चर किया गया था। आंखें फोड़ दी गई थी और इन सब के बाद उनके सिर में गोली मार दी गई थी। ये सब करने के बाद 9 जून को उनकी बॉडी भारत को दे दी गई। इस काम ने आर्मी को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया था। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए कारगिल पर कब्जा करना आसान काम नहीं था। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि दुश्मन ऊंचाई पर था और सामने मैदान था। छिपने की जगह बेहद कम थी। पाकिस्तान की आर्मी आसानी से इंडियन आर्मी के जवानों को निशाना बना सकती थी और हो भी यही रहा था। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक इंडियन आर्मी को बहुत दिक्कतें आई। ऊंचाई एक दिक्कत तो थी ही दोस्तों, साथ ही एक बड़ी दिक्कत ये थी कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी और इस टाइम तक इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी पहाड़ों पर लड़ने के लिए। उसकी ट्रेनिंग कम मिली थी क्योंकि इस तरह का पाला भी बहुत कम पड़ा था ना हमारा। लेकिन इन दिक्कतों का जरा भी मतलब ये नहीं था कि आर्मी ने हथियार डाल दिए थे। आर्मी का कमबैक अभी बाकी था। कारगिल की लड़ाई दोस्तों 2 सेक्टर से बटी हुई थी, बटालिक सेक्टर और कारगिल सेक्टर। कारगिल में तोलोलिंग जैसी पीक्स चैलेंज पेश कर रही थी, लेकिन बटालिक में भी ऑपरेशन उतना ही मुश्किल था। इंडियन आर्मी को सबसे बड़ी जीत मिली जब आर्मी ने जून के दूसरे हफ्ते में तोलोलिंग पीक को जीत लिया। यहाँ पर 4-5 दिन तक लड़ाई चली। ये लड़ाई इतनी नजदीक से लड़ी गई कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वो दोनों पक्षों के सैनिकों को सुनाई भी दे रही थी। तोलोलिंग को जीतने के बाद इंडियन आर्मी को भरोसा हो गया कि अब कारगिल को आसानी से जीता जा सकता है। इसके बाद लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ाई लड़ी, उससे पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए। दोस्तों, शुरुआत में तो इंडियन एयरफोर्स को भी दिक्कत हुई थी। 2 मिग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर खोने पड़े थे। लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी आर्मी के सेंटर्स को तबाह कर दिया। इस पूरी लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ दिया था। उनके अटैक्स ने इतनी तबाही मचाई थी कि जैसे ही पहाड़ों पर ऊपर से इंडियन जेटों की आवाज़ सुनाई पड़ती, पाकिस्तानी सैनिक दहल जाते और इधर उधर भागने लगते। धीरे धीरे करके कारगिल में सभी पोस्ट पर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। 7 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए। वहीं पाकिस्तान को अपने 4000 से भी ज़्यादा जवानों से हाथ धोना पड़ा। आखिर में 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे। और इसी 26 जुलाई को हम आज विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कारगिल पर फतेह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।